हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स बाय अंजलि आनंद में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय का, उसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल। और आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे भारत का एक सामान्य परिचय, यानी कि हम आज जानेंगे कि भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, कहाँ से कहाँ तक भारत की स्थिति है, भौतिक विस्तार है इसका, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। साथ ही साथ हम आज ये भी जानेंगे कि किन किन देशों के साथ हमारे देश भारत की सीमा लगती है, समुद्र में कौन कौन से कहाँ तक इसकी सीमा क्षेत्र होती है। इन सारी बातों को आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों से कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि भारत के नामकरण की, यानी कि हमारे देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। कुछ लोग इसे इंडिया के नाम से जब भी जानते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, रीवा भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम प्रचलित हैं हमारे देश भारत के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे देश का ये सारा नाम कैसे पड़ा, वैसे क्या हालात थे, क्या कारण थे जिस वजह से हमारे देश का ये सारा नाम पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं जानने के लिए हमारे भारत का नामकरण। मैं आपको बताऊं कि भारत की सभ्यता और एवं संस्कृति इतनी पुरानी है जितनी कि मानव उत्पत्ति, यानी कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति पुरानी है। यानी कि जब से मानव जाति का उद्भव हुआ है तब से ही हमारे भारत की उत्पत्ति का, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति का भी उत्पत्ति माना जाता है, उसका उद्भव माना जाता है। भारत की विशालता एवं तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। यानी कि हमारा भारत देश विशाल तो है ही, साथ ही साथ तीन ओर से समुद्र से भी घिरा हुआ है, और जिस कारण से इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। और मैं बात करूं, मैंने भी बताया था कि इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त भी है। और भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है, किंवदंती प्रचलित है कि महाराजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। मैं भारत के लिए आपके बताऊं कि ये वही वीर बालक आगे चलकर प्रतापी राजा भरत बने, जो बचपन में ही सिंह के साथ खेला करते थे, शेर के साथ खेला करते थे, और उनके ओजस्वी और पराक्रम की वजह से ही उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो कि सिंधु नदी के किनारे हुआ करता था, यानी कि सिंधु नदी के किनारे ही वैदिक आर्यों का निवास हुआ करता था। और पर्सिया, यानी कि पर्सिया कहने से मतलब है कि आधुनिक ईरान, उस समय पर्सिया कहलाता था और अभी ये आधुनिक ईरान है। तो वहाँ के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी से ही भारत में प्रवेश किए, यानी कि जो भी पर्शियन लोग आए हमारे भारत में वो सबसे पहले सिंधु घाटी से ही प्रवेश किए। और वे लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे, यानी कि वो लोग जो हम लोग स कहते हैं वो स नहीं कह करके उसे ह कहते थे, और इसलिए वे सिंधु ना कह करके हिंदू कहा करते थे। यानी कि वे लोग सिंधु नदी को सिंधु नदी नहीं कह करके उसे हिंदू नदी कहा करते थे। और हिंदू नदी के किनारे अवस्थित उनके अनुसार, यानी कि पर्शियंस के अनुसार हिंदू नदी के किनारे स्थित होने के कारण उन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया। यानी कि वे सभी हमारे देश भारत के लिए वर्ड यूज करने लगे हिंदुस्तान। वो अपने हिसाब से सिंधुस्तान कह रहे थे, लेकिन सा की जगह हा का उच्चारण करने की वजह से वे लोग हिंदुस्तान कहा करते थे, और तब से ही हमारे भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। और सिंधु का बदला रूप, यानी कि सिंधु की जगह पर जब उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया तो हिंदू वर्ड ही उन्होंने हमारे देश के निवासियों के लिए, यानी कि हिंदुस्तान, भारत,
इन सारे देशवासियों के लिए उन्होंने इस वर्ड को कहना शुरू कर दिया कि सिंधु नदी के किनारे जो स्थित है वो सिंधु यानी कि हिंदू है, और तब से ही ये प्रचलित हो गया कि भारत हिंदुओं का देश है। और एक चीज़ इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हवन या कुछ भी किया जाता है तो उसमें भी जम्बू द्वीप का जिक्र आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं रामायण की बात करती हूँ, रामायण में भी जब लवकुश ने वो गान किया था जिसमें कि कहा गया था कि हम कथा सुनाते हैं रामचंद्र के गुणगान की कथा जो उन्होंने कही थी, जो गाया था, उसमें भी उन्होंने जम्बू द्वीप का वर्णन किया है, यानी कि हमारे भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी है। और अब बात करते हैं कि भारत के लिए यूज होने वाला वर्ड इंडिया। तो इंडिया एक ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई है, यानी कि ग्रीक भाषा से, इंडोस से इंडिया बना है। जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में ये बताती हूँ कि कौन से नाम की उत्पत्ति किस वर्ड के किस शब्द से हुई है, तो इसमें भी इंडिया शब्द का उत्पत्ति ग्रीक वर्ड इंडोस से हुआ है, और उस इंडोस से ही ये इंडिया बन गया है। ब्रिटानियों ने और भी विदेशियों ने हमारे देश के लिए इंडिया का भी यूज़ किया है, यानी कि जो भी ग्रीक साइड से आए थे उन लोगों ने हमारे देश के लिए इंडिया वर्ड का यूज़ किया था। और अगर बात कर ली जाए हमारे संविधान की कि हमारा संविधान हमारे देश के लिए क्या नाम कहता है, तो हमारा संविधान हमारे देश को देश मानता ही नहीं है। वो कभी कहता ही नहीं है कि इंडिया, भारत, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, जो भी कहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि कोई एक देश भी है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारा देश सिर्फ राज्यों का एक संघ है, ना कि कोई देश विशेष। यानी कि यहाँ जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का एक संघ, एक समूह है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, इन बातों पर आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है हमारी ग्लोब पर, मानचित्र पर, नक्शे पर, वो है कि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा ये भारत नक्शे पर स्थित है। अब अगर बात कर ली जाए इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि हमारे देश भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43%। हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। टोटल वर्ल्ड का 2.43%, ये हमारे इंडिया का, हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर बात कर ली जाए कि पूरे विश्व में इसके स्थान होने की, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 1 नंबर पर चीन है और दूसरा नंबर पर हमारा भारत ही आता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। विश्व का 17.5% आबादी हमारे भारत देश में रहती है, यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व की जितनी आबादी है उसका 17.5% हमारे भारत में निवास करती है। और अब अगर हम इसके और भी ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र की बात जानें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
यानी कि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और सबसे बड़ी बात कि इसी देशांतर रेखा को, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय माना जाता है, यानी कि इसकी जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है वही हमारे देश भारत का मानक समय है। और यह रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये इलाहाबाद के निकट से नैनी से होकर गुजरती है और ये 5 राज्यों से भी गुजरती है। ये 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों को ये क्रॉस करती है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ग्रीनविच समय से ये 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है, यानी कि हमारे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। अब बात कर ली जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भी भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, यानी कि ये कर्क रेखा भी भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सारे राज्यों को कर्क रेखा, इन सारे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा के गुजरने के कारण ही, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा के गुजरने के कारण ही, हमारे भारत से कर्क रेखा के गुजरने के कारण ही हमारे देश की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि एक भाग हो जाता है उत्तरी भारत जो कि उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और दूसरा हो जाता है दक्षिणी भारत जो कि उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा ही हमारे भारत देश को 2 इक्वल भागों में, लगभग इक्वल भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में बांटती है। दक्षिणी भारत की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिणी भारत का जलवायु उष्ण कटिबंध में आता है। अब अगर बात कर लें कि भारत के भूभाग की लंबाई की, तो भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से पश्चिम की तरफ 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है इसकी लंबाई और चौड़ाई। और अगर कह लें तो ये एक तरह से ये चतुष्कोणीय देश भी कहलाता है, यानी कि ये अपनी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की वजह से ये चतुष्कोणीय देश कहलाता है। और इसका जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसका प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार स्थिति में है और ये हिंद महासागर तक चली जाती है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है इसकी आकृति त्रिभुजाकार तो है ही, साथ ही ये आकृति हिंद महासागर से जाकर लगती है। और जो ये जो प्रायद्वीपीय आकृति है भारत की, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इसे हिंद महासागर को विभाजित करती है, यानी कि इस प्रायद्वीप से, जो कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके एक तरफ अरब सागर हो जाता है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी हो जाती है। अब अगर बात कर ली जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यानी कि जो मेन भूभाग है, भूमि भाग है, उसकी तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और ये द्वीपों, और अगर बात कर ली जाए कि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की, यानी कि मैंने तो अभी बताया सिर्फ ये कि भारत की मुख्य सीमा की तटीय सीमा, मुख्य भाग भूमि की तटीय सीमा तो वो 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित भारत की देश की कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। और
सबसे बड़ी बात कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगर बात कर ली जाए भारत के दक्षिणतम पॉइंट की कि भारत का कौन सा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस पॉइंट को यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को न सिर्फ इंदिरा पॉइंट ही कहा जाता है, बल्कि पूर्व में इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। और अब बात कर ली जाए अगर जो कि मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि जो कि भूमि प्रदेश है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, और इसकी अगर अक्षांशीय स्थिति की बात कर ली जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये तमिलनाडु राज्य में है। अब बात कर ली जाए इसके सबसे उत्तरी बिंदु की, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और ये जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़ माता, इसे गुहार मोती भी कहा जाता है, ये गुजरात में स्थित है। और इसकी सबसे पूर्वी बिंदु वो किविथू है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया हमारी भारत का चारों कोना, यानी कि चारों कोना का जो सबसे पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट जहाँ पे हमारा भारत खत्म होता है, मैंने उसकी बात की। यानी कि दक्षिण में अगर द्वीपीय भूभाग को लिया जाए तो सबसे दक्षिण में चला जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, और मुख्य भूमि में आ जाता है हमारा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इसका इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है गौड़ माता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है किविथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ ही हम अब जानते हैं कि हिंद महासागर में हमारे देश की केंद्रीय अवस्थिति क्या है, यानी कि हिंद महासागर तक में कहाँ तक भारत का कब्जा है, कहाँ तक भारत की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा भारत ही एक ऐसा पहला देश है जिस देश के नाम पर किसी सागर का नाम पड़ा है, यानी कि हिंद महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर भी उस सागर का भी नामकरण हुआ है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर हमारे लिए कई कारणों से इम्पोर्टेंट है, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले तो ये भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व भी रखता है, यानी कि न सिर्फ ये हमारे राजनीतिक वर्चस्व का सिंबल है, ये हमारे सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक वर्चस्व का में भी ये इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर इसका क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा जो है, ये हिंद महासागर में भारत की तटीय आधार रेखा 12 समुद्री मील तक है, यानी कि 12 समुद्री मील तक हिंद महासागर में भारत का कब्जा है। और अगर बात कर ली जाए कि भारत में कितने देश राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी सारे संशोधनों के बाद, सारे विभाजनों के बाद हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य प्रदेश हैं। और अगर बात कर ली जाए कि भारत के पड़ोसी देशों की, यानी कि किन किन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, तो इसके सबसे निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन सब के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि इन सब के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। नेपाल, भूटान तथा भारत व चीन, इनके बीच एक अंतस्थ राज्य का भी सिस्टम बना हुआ है, यानी कि बफर स्टेट बना हुआ है। नेपाल और भूटान के साथ तथा भारत और चीन के साथ बफर स्टेट है। और सबसे बड़ी बात,
हमारा श्रीलंका देश भी हमारा देश का एक पड़ोसी देश ही कहलाता है, और ये हिंद महासागर में पाक जल संधि और भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाता है पाक जल संधि के द्वारा। लेकिन ये भी हमारे देश का, श्रीलंका भी हमारे देश का पड़ोसी राज्य देश की ही गिनती में आता है। सिर्फ ये हमारे देश की मुख्य भूमि से, ये हिंद महासागर में जो पाक जल संधि है उनकी वजह से ये हमारे मुख्य भूमि से थोड़ा अलग हो जाता है। और एडम्स ब्रिज जो कि तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और पंबन द्वीप, जहाँ की रामेश्वरम मंदिर है, पंबन द्वीप तो सब लोग जान ही रहे हैं, जहाँ पे कि हमारा सबसे विख्यात ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम मंदिर है, वो पंबन द्वीप में ही स्थित है। और ये पंबन द्वीप भी एडम्स ब्रिज का ही एक भाग है। और ये एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, उसके सेंटर में स्थित है। अगर बात कर ली जाए कि एडम्स ब्रिज के एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। यानी कि एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच तो स्थित है ही साथ इसके उत्तर में पाक की खाड़ी हो जाती है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी हो जाती है। साथ ही साथ इसके साथ पंबन द्वीप तो है ही, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे हिंदू धर्म के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने रामेश्वरम मंदिर होने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अगले पार्ट में जानेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी कि हम अपने अगले वीडियो में ये जानेंगे, ये समझेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है, क्या क्या हमारी पृथ्वी पर, हमारे भारत में पाई जाती है। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अपने इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आप तक पहुँच जाए। और दूसरी बात कि आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दें। आपको मेरा दिया गया कंटेंट, मेरे द्वारा बताई गई बातें कैसी लगती हैं, आप हमसे कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और मैं अपने वीक में 3 दिन अपने फेसबुक पेज से भी लाइव आती हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेकर के। तो आप लोग मुझे मेरे पेज पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, जय हिंद।